माय सेल्फ सुशील जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज आई है जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देंगे इस साल 12th के, कि सीबीएसई ने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है। तो कुछ चैप्टर जो आपके वो बिल्कुल ही हटा दिए गए हैं सिलेबस में से, लाइक 15 चैप्टर पॉलीमर, 16 चैप्टर केमिस्ट्री एंड लाइफ एंड जनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। बाकी चैप्टर से भी सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत ईजी कर दिया गया आपके लिए। तो आई होप कि आप बहुत खुश होंगे। अब मैं यहाँ पे डिस्कस सभी टॉपिक करूंगा क्योंकि नीट और जेईई का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ही सिलेबस चेंज हुआ है। तो हम सभी टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि हम नीट और जेईई के लिए भी सिलेबस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को सिर्फ सीबीएसई करना है वो भी कर सकते हैं, अदर सभी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। नॉलेज ही मिलेगी आपको, कोई उसमें नुकसान नहीं है आपका नॉलेज लेने में। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था सोल्युबिलिटी के बारे में, और दो तरह की सॉल्यूशंस की सोल्युबिलिटी हमें पढ़नी है, वोलेटाइल की और नॉन वोलेटाइल की। उसमें से कल हमने नॉन वोलेटाइल के लिए स्टार्ट किया था और एक फैक्टर हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। उसमें कल फिर हमने आपको हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, क्या कंडीशन होती है सॉल्युबल होने के लिए, वो सब हमने सीखा था। दूसरा फैक्टर हम सीखेंगे आज, और दूसरा फैक्टर क्या है आपका? दूसरा फैक्टर आपका है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। आज हमें ये डिस्कस करना है कि टेम्परेचर का क्या असर होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर किसी भी सॉलिड की। और उसके लिए मैंने कहा था कि आपको लीच-चैटलेट प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिवाइज करना है। जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं किया है उनको मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि लीच-चैटलेट प्रिंसिपल क्या था। लीच-चैटलेट प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है और उस टाइम पे आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेंज कर देते हो, चाहे वो कंसंट्रेशन को कर रहे हो, चाहे आप अमाउंट को कर रहे हो, कोई वो बात हो गई, टेम्परेचर कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हो, तो उस कंडीशन को वापस वही लाने के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, रिएक्शन किसी एक तरफ होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमें लीच-चैटलेट ने बताया था, क्लियर? तो उसी का हम यहाँ पर आज थोड़ा सा यूज करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के फैक्टर्स की, और सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे केस वन हम बना लेते हैं। केस वन क्या है हमारा? केस वन है हमारा कि कुछ सॉलिड की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती ही है। सिंपल सी बात है, कुछ सॉलिड की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या करेगी? इंक्रीज ही करेगी। तो वही हमारा पहला केस है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पहले एग्जांपल बता दूं, ऐसे कौन कौन से एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपका NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्राइड। इसी तरह से आपका KNO3 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा आपका NaCl जो आप घरों में यूज करते हो, टेबल सॉल्ट हम बोलते हैं जिसको, और KCl। ये कुछ सॉलिड आपके ऐसे हैं जिनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है। तो उसका रीजन क्या है, हमें उस रीजन को समझना है, क्लियर? देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी सॉलिड को हम किसी सॉल्वेंट या किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सैचुरेशन पर पहुंच के वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे आ जाता है। अब ये वाली कंडीशन कब होगी? कह रहा है कि होता ये है, दो चीजें हो सकती हैं कि जब सॉलिड को सॉल्वेंट में घोलें तो हमें हीट देनी पड़े, और जब हम किसी प्रोसेस को हीट देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में घोलेंगे तो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, और जब हीट एब्जॉर्ब की जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आसपास का? डिक्रीज कर जाएगा। याद समझ में आ गया? उसके बाद अब वापिस में क्या होगा? फिर नॉर्मल सी बात है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। यानी इस तरफ जब हम आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? इस तरफ हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। इस तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा आपका? डिक्रीज हो रहा है। अब मैं भी टेम्परेचर को बढ़ाता हूं। मैं क्या करता हूं? अब मैं इस सॉल्यूशन को गर्म करना स्टार्ट करता हूं बर्नर पे, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए? मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, पहले टेम्परेचर दोनों का इक्विलिब्रियम पे है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा, फिक्स सा है।
अब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, मैंने भी क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, अगर मैं कोई कंडीशन चेंज कर रहा हूं तो उसको वापस वहीं लाने की कोशिश करेगा। मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम उसको क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो क्या रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपका सॉलिड है वो सॉल्वेंट में और ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। तो वही तो कर रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सोलिबिलिटी किन सॉलिड की बढ़ेगी, सोलिबिलिटी उन सॉलिड की बढ़ेगी जिन सॉलिड का डिसोल्यूशन जो है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। जिन सॉलिड को घोलने के लिए आपको हीट करना पड़ता हो सॉल्यूशन को, उन केसेस में आपकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती ही है और घटाने से घटती है। समझ में आ गई बात। इसके लिए आप एक सोलिबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हो तो मान लीजिए ये आपका हो गया यहाँ पे टेम्परेचर और यहां हो गई आपकी सोलिबिलिटी। तो आपकी ग्राफ कैसा आएगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सोलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आई होप कि आपको पहला केस समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा केस है। अब दूसरा केस तो आप जो है वो अपने आप कर सकते हो, अपने आप समझ भी गए होंगे कि क्या कहेंगे सर, समझ गए होंगे ना। अब हमारे पास क्या बनता है, अब हमारे पास बनता है इसका सेकंड केस। कौन सा केस, सेकंड केस बनता है। तो यहां हम कर लेते हैं इसको सफ और यहां लिखते हैं 2 और अब यहां इंक्रीज की जगह हम क्या यूज करते हैं, डिक्रीज। कि कुछ सॉलिड की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से घटती भी है, जितना आप गर्म करोगे उतना वो कम घुलेगा, ठीक है ना। कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक होता है लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ठीक है, ये एक सॉलिड होता है। ऐसे आपका होता है Na2CO3 H2O मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये आपका होता है। इसके अलावा सीरियम सल्फेट होता है आपका एक, सीरियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट। तो ये कुछ कंपाउंड आपके ऐसे हैं जिनकी सोलिबिलिटी जो है वो क्या होती है, घटती है। क्यों, टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब ऐसा क्यों होगा, फिर वही सेम बात सर, ऐसा इसलिए होगा कि जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, इसी वजह से सॉल्यूशन बनेगा। मतलब हीट क्या कर रही होगी, रिलीज होगी उस टाइम पे, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैकवर्ड वाली कैसी होगी, बैकवर्ड वाली होगी आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका मतलब इस तरफ टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अब वही प्रिंसिपल लगा दो। प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होना चाहिए, जहां टेम्परेचर कम होता हो। कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब सॉलिड सॉल्वेंट से अलग हो रहा है, और अलग होने का क्या मतलब है, अलग होने का मतलब है कि वो उसमें घुल नहीं रहा है या कम घुल रहा है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि सॉलिबिलिटी जो होगी इस केसेस में आपकी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब किसी सॉलिड को हम सॉल्वेंट में घोल देते हैं तो वो जो प्रोसेस आपकी होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और इस वजह से आपकी जो सॉलिबिलिटी है वो घटेगी। क्लियर हो गया। तो यहां से दो केस में मिल गए। पहला केस में क्या मिला, पहला केस में मिला कि अगर किसी सॉलिड को घोलने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि अगर किसी सॉलिड को घोलने पर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घटेगी। तो दो केस समझ में आ गए। रीजन क्या दे रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। क्लियर हो गया। अब बचता है हमारे पास थर्ड केस। तो थर्ड केस हम करते हैं अब, वो तो बहुत इजी सा है। तो हम हेडिंग बनाते हैं केस 3। तो केस 3 में क्या होगा, केस देखिए अब क्या हो रहा है, पहले दो केसेस में या तो बढ़ ही रही है या घट ही रही है।
मतलब जो बिहेवियर आ रहा है सोलिबिलिटी का वो रेगुलर सा आ रहा है, या तो रेगुलरली बढ़ रही है या रेगुलरली घट रही है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सोलिबिलिटी आपकी रेगुलर बिहेवियर नहीं करेगी शो। हो सकता है कि पहले कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बढ़ती रहे, फिर और कुछ टेम्परेचर बढ़ाएं तो शायद वो घट जाए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और टेम्परेचर फिर बढ़ाऊं शायद फिर बढ़ जाए, तो वो बिहेवियर रेगुलर सा नहीं आ रहा है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, तो वो हमारा थर्ड केस बनता है। कुछ सॉलिड हमारे ऐसे भी होते हैं जिनकी सोलिबिलिटी रेगुलर बिहेवियर शो नहीं करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हम उसको हीट कर रहे हैं सॉलिड को, तो उनकी फॉर्म्स बदल जाती हैं, उनका थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, उनकी स्टेट बदल जाती है, और उस वजह से उनकी सोलिबिलिटी में असर आता है। हो सकता है एक फॉर्म जो है, एक स्टेट जो है वो ज्यादा सोल्यूबल हो, लेकिन उसी की जो दूसरी फॉर्म है वो कम सोल्यूबल हो। इसी तरह तीसरी फॉर्म जो बनेगी शायद वो फिर ज्यादा सोल्यूबल हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस वजह से सोलिबिलिटी में जो है वो इररेगुलर बिहेवियर आता है। तो केस थर्ड हमारा क्या बनता है कि सोलिबिलिटी शो इररेगुलर बिहेवियर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसके। एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपका एक तो होता है सोडियम सल्फेट हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, इस तरह का। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी फॉर्म बदल जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है Na2SO4 में। ये वाटर का मॉलिक्यूल यूज कर देता है, और जैसे ही इस फॉर्म में आता है इसकी सोलिबिलिटी घट जाती है, इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी सोलिबिलिटी कम होती है। समझ में आई बात? ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड का, जिसमें होते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल। फिर जब इसको हीट करते हैं तो ये पहले बदल जाता है CaCl2 4H2O में, और थोड़ा सा हीट करते हैं इसको तो शायद बदल जाएगी CaCl2 2H2O में। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से इनकी सोलिबिलिटी बार बार चेंज होती रहती है। हो सकता है इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा हो, फिर इसकी कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए इसकी, फिर इसकी वापस से बढ़ जाए। तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से ये हो रहा है कि अगर तो वो हाइड्रेटेड से अनहाइड्रस हो रहा है, ये हाइड्रेटेड हो गया, ये अनहाइड्रस हो गया। अगर ऐसा कोई सॉलिड है जो हाइड्रस से अनहाइड्रस हो सकता है, या एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरी हाइड्रेटेड फॉर्म में जा सकता है, उन केसेस में जो सोलिबिलिटी आपकी है वो क्या होती है, इररेगुलर बिहेवियर शो करती है। या कई बार तीसरा केस भी होता है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, पॉलीमेरिक फॉर्म। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में क्या होता है, हो सकता है वो अल्फा फॉर्म में हो और अल्फा फॉर्म में उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा हो, बट जैसे उसको हीट करें शायद वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो दूसरी फॉर्म होगी उसकी। तो फॉर्म चेंज होने से भी क्या हो रहा है, सोलिबिलिटी पे आपका असर पड़ रहा है। अगर मैं इसके आपको सोलिबिलिटी कर्व शो करता हूं तो कुछ ऐसी होनी चाहिए, भी पहले सोलिबिलिटी बढ़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। इस तरह से आपका बिहेवियर जो है वो ग्राफ का आता है। किसके लिए? थर्ड केस के लिए। अब एक खास बात देखिए, यहां से टर्म आती है आपकी जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसकी दो डेफिनेशन बन सकती हैं, समझने पे बात हो तो हमारी कि हमें कौन सी समझ में आ रही है। ट्रांजिशन टेम्परेचर, या तो आप ऐसे कह लीजिए कि वो टेम्परेचर जहां पर किसी सॉलिड की सोलिबिलिटी चेंज हो जाए, ये मतलब हो रहा है वो टेम्परेचर जहां पर किसी सॉलिड की सोलिबिलिटी चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर हो गई बात ये वाली? या फिर ऐसे कह लीजिए कि वो टेम्परेचर जहां पर सॉलिड की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बन जाए। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज होना। तो जहां पर किसी भी सॉलिड सॉल्वेंट की एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को भी हम क्या बोल सकते हैं, उस टेम्परेचर को भी हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दिया था अभी Na2SO4 वाला, अब उस Na2SO4 वाले एग्जांपल में जो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो 32.4 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर के बाद उसकी दूसरी फॉर्म आ जाएगी, इससे कम वाले में ये वाली फॉर्म आ जाएगी।
तो उससे उसकी सोलिबिलिटी पर क्या होता है, असर पड़ता है। तो किसी भी सॉलिड की सोलिबिलिटी जो है अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और अगर वो इरेगुलर बिहेवियर शो कर रही है तो हम उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, जो आपको ये बता देगा कि उसकी फॉर्म कब चेंज होगी या उसकी सोलिबिलिटी किस टेम्परेचर पर जाने के बाद चेंज होगी। समझ में आ रही है बात ये वाली? मैं आई थिंक आपको ये तीनों केस जो है वो समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको कई बार न्यूमेरिकल्स में हेल्प कर सकता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको सॉल्यूशन की सोलिबिलिटी भी होती है और आपसे कहा होता है कि भाई मोलैलिटी बता दीजिए क्या होगी या मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैलिटी और सोलिबिलिटी, अगर सॉलिड की बात हो रही है तो मोलैलिटी और सोलिबिलिटी में एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमारा किसके इक्वल होता है कि जो हमारी मोलैलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो हमारी इक्वल होती है उसकी सोलिबिलिटी इनटू में 10 और उसको डिवाइड कर लीजिए उस सोल्यूट के मोलिकुलर मास के साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा सोलिबिलिटी और मोलैलिटी के बीच में। तो आई होप कि आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा जिसमें हमने अब क्या किया था, सोलिबिलिटी पढ़ी किसकी, सॉलिड की, किसमें, लिक्विड में, और उसके दो फैक्टर हमने डिस्कस किए। प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है सॉलिबिलिटी के ऊपर। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट है जो इनकंप्रेसिबल है और इनकंप्रेसिबल होने की वजह से प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट जो है वो सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी पर नहीं पड़ता है। तो ये आपका पहला केस हो गया कि हमने डिस्कस कर ली सॉलिबिलिटी किसकी, सॉलिड की। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास टाइम है तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा गैस की सॉलिबिलिटी के बारे में। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं गैस की सॉलिबिलिटी। अब देखिए गैस के केस में क्या करना है, डेफिनेशन लगभग वही है आपकी जो पहले थी। डेफिनेशन क्या है आपकी, डेफिनेशन वही है कि अगर हमने मैक्सिमम वॉल्यूम लेनी है, आपकी बात मास नहीं लेना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ any gas, maximum volume of any gas dissolved in 100 ml of solution। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर जितनी मैक्सिमम किसी गैस की वॉल्यूम डिसॉल्व हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गैस की सॉल्युबिलिटी समझ में आया क्या होती है, वही है सेम, बस मैंने यहां वॉल्यूम प्रोड्यूस किया है वहां मास प्रोड्यूस कर रहे थे और ज्यादा कुछ फर्क इसमें है नहीं। तो फिर बात आती है वही किसकी, फैक्टर्स की। इसमें से एक या दो फैक्टर हम आज डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी के फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, एक तो वही सबसे पहला नेचर ऑफ गैस, ठीक है, और साथ में हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर का फैक्टर, ठीक है, और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और ये टॉपिक को हम डिस्कस कल वाले वीडियो में करेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट गैस की सॉल्युबिलिटी पर होता है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सॉल्यूशन चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका आता है, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं अब फैक्टर को। एक थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 100 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 1 ml आएगा। हम 1 ml में देखते हैं कि 1 ml में क्या चीज आएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिसॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। और ये ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको एसटीपी कंडीशन पे लेनी है, स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर आपको रखना है। तो ये उसी कंडीशंस पर आप जो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी। तो हम फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, दो फैक्टर हम आज डिस्कस करेंगे और बाकी का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनका डिस्कस करेंगे। नेचर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, कल मैंने आपको बताया था, वही सेम रीजन है कि जो आपकी पोलर गैस होगी वो आपकी पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगी और जो नॉन पोलर गैस होंगी वो आपकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा घुलती हैं। बात ये नहीं कि घुलती नहीं है, घुलती तो है, बट
इसमें ये ज्यादा घूमती है, इसमें ये ज्यादा घूमती है। अब ऐसे तो वाटर पोलर है और वाटर में ऑक्सीजन गैस घूमती है लेकिन बहुत कम घूमती है क्योंकि ये नॉन पोलर है। अगर वाटर में ऑक्सीजन ना घुले तो मछलियां सांस कैसे लेंगी? सांस तो ऑक्सीजन से लेती है ना, तो उसमें घुलती तो है लेकिन बहुत कम घुलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूट करेंगे तो सारे ऑक्सीजन उसमें यूज हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो बचती है तो बेचारी वो मछलियां क्या लेंगी? सांस तो ले नहीं पाएंगी ना, वो भी मर जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि पोल्यूशन नहीं करना चाहिए पानी के अंदर। अच्छा जी, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया, बहुत इजी सा था, इसमें कुछ बताने लायक था भी नहीं आपको। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड फैक्टर जो है हमारा, सेकंड फैक्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर का। एक सिंपल सी बात याद कर लीजिए कि कोई भी गैस जो होती है जब उसको किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है हमारी वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। समझ में आ रही है बात ये वाली कि कोई भी गैस जब किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये जो प्रोसेस होगी आपकी ये हमेशा कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। और इसकी बैकवर्ड कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। और यहां क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। और मैंने अभी बताया था फैक्टर्स में कि अगर ये वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बात क्लियर हो गई? किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है एक्चुअल में। देखिए होता ये है कि ये मान लीजिए आपके पास कंटेनर है और इसमें ये लिक्विड है, ठीक है, और इसमें गैस के मॉलिक्यूल घुले हुए हैं, इस तरह से गैस मॉलिक्यूल हैं। जब इसको मैं बर्नर की हेल्प से हीट करता हूं तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एक्सपेंड करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये इतने ज्यादा एक्सपेंड करेंगे कि इस लिक्विड को छोड़ के कहां जाएंगे? यहां बाहर आ जाएंगे। और बाहर आ गए तो मतलब लिक्विड में गैस का अमाउंट क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से हमेशा डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करेगी। इसमें कोई केस नहीं बनता हमारा। क्लियर हो गया? रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि प्रोसेस कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक है, इस वजह से। अब हमारा रह गया थर्ड फैक्टर जो हम कल डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना काफी। आई थिंक आपको फैक्टर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, टॉपिक पढ़ने में मजे आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इसको टॉपिक को डाउट्स को लीजिए आप। और आई होप कि आपको समझ में आएगा आगे भी। तो इसी सब बातों के साथ अपनी वाणी को देते हैं आराम। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।